आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इंटरमीडिएट के बच्चों का ये बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और आगे इस चैप्टर में उनसे क्या क्या सहायता मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें जो पुष्प होते हैं जिस संरचना के द्वारा तने से लगे रहते हैं यानी कि स्टम से जुड़े रहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ओके, या फिर कह देंगे पुष्प ग्रंथ। क्या कह देंगे? पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ के आगे की ओर एक घुंडीनुमा संरचना बन जाती है जिसे हम थैलमस कहते हैं। थैलमस कह दें या रिसेप्टिकल कह दें। ओके, थैलमस कहते हैं। जिन पौधों में अनिषेक फलन द्वारा या बिना निषेचन के द्वारा या असत्य फलों का निर्माण होता है तो वहाँ पर पुष्पासन भी पुष्प के निर्माण में भाग लेता है। जैसे कि सेब है तो उसमें हम पुष्पासन को खाते हैं। ठीक है, यानी थैलमस को खाते हैं। आगे बात करते हैं कि थैलमस के ऊपर सबसे बाहर की ओर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर से बनी रहती हैं संरचनाएं पाई जाती हैं। हर पुष्प में देखा होगा आपने, तो ग्रीन कलर की होती हैं। उन संरचनाओं को हम प्रत्येक उनकी एक जो यूनिट होती है, उनकी एक इकाई होती है, उसे हम कहते हैं सेपल यानी कि बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सेपल कहते हैं। ओके, सेपल के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कैलेक्स यानी कि बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज ग्रीन कलर के होते हैं। ये पुष्प का प्रथम चक्र बनाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर पाई जाने वाली संरचना यानी कि दलपुंज की, कोरोला की। तो कोरोला की प्रत्येक इकाई को हम कहते हैं पेटल। कोरोला की प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ये पेटल जो होते हैं कलरफुल होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है अंदर वाले जो नर मादा जननांग होते हैं उनकी रक्षा करना और परागणकारी कीटों को आकर्षित करना। ओके, जिन प्लांट्स में पेटल और सेपल नहीं पाए जाते हैं तो उन प्लांट्स में पेरियंथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेरियंथ। ओके, यहाँ पर चित्र दिया गया है कि आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि पेरियंथ क्या है। तो यहाँ पर जो ये बनाना का ट्री दिया गया है, बनाना का पेड़ है, तो इसमें जो आपको ये एरिया दिख रहा है रेड कलर का, तो इसके ऊपर ये बड़ी बड़ी जो रेड कलर की संरचना दिख रही हैं ये है पेरियंथ। ठीक है, पेरियंथ यानी कि परिदल पुंज। क्या है ये? परिदल पुंज है। यहाँ पर मक्का का प्लांट दिया गया है। देखो, मक्का में भी ये जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ये भी परिदल पुंज का बना होता है। इसमें जो लंबी लंबी जो रेशेदार रेशमी संरचनाएं दिख रही हैं ये हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिका लंबी होकर इस तरह से हो गई स्टाइल। आगे बात करते हैं इसके तीसरे चक्र की। तो तीसरे चक्र में दिया गया है इसका पुमंग। क्या होता है तीसरे चक्र में? पुमंग होता है। पुमंग को एंड्रोसियम कहते हैं और एंड्रोसियम की एक इकाई को स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। ओके, स्टेमन में दो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, दो संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे ऊपर की ओर जो संरचना होती है उसे एंथर कहा जाता है। ठीक है, उसे हम एंथर कहते हैं। एंथर के नीचे की ओर जो संरचना होती है फिलामेंट धागे जैसी संरचना होती है उसे हम फिलामेंट कहते हैं यानी कि पूर्णतंतु कहते हैं। जो एंथर जनरली पौधों में जो एंथर होते हैं वो डाइडेल्फस होते हैं। कैसे होते हैं? डाइडेल्फस यानी कि द्विप्रकोष्ठीय। लेकिन मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं जैसे गुड़हल है, ठीक है, और कपास है, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें जो एंथर होते हैं वो मोनोडेल्फस होते हैं यानी कि एक प्रकोष्ठीय होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इसके तीसरे चक्र की। तो तीसरा जो चक्र है उसे कहते हैं हम, तीसरे चक्र को हम कहते हैं जायांग। लेकिन जायांग की एक इकाई को हम स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। ओके, तो ये पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल में तीन भाग पाए जाते हैं। ऊपर की ओर घुंडीनुमा जो संरचना होती है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो संरचना दिख रही है आप घुंडीनुमा, ये है स्टिग्मा। और इसके नीचे पतला लंबा पाइप जो होता है उसे कहते हैं स्टाइल। ठीक है, इसके नीचे जो फूला हुआ भाग होता है पूरा एरिया उसे कहते हैं हम ओवरी। उसे क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओके, ओवरी के जस्ट नीचे जो फूला हुआ भाग होता है, ओवरी की जब टीएस देखते हैं तो उसके अंदर हमें चेम्बर मिलते हैं। ठीक है, उनके अंदर प्रकोष्ठ मिलते हैं। तो प्रकोष्ठों को हम कहते हैं लोक्यूल। क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, प्रकोष्ठों को लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं लगी रहती हैं, उन्हें कहा जाता है बीजांड यानी कि ओव्यूल कहा जाता है।
उन्हें क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं ओव्यूल है। ओव्यूल जो होते हैं किसी किसी प्लांट में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है, लेकिन किसी किसी प्लांट में एक ओवरी में अनेक ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही ओव्यूल यानी कि बीजांड आगे चलकर निषेचन के बाद बीज का निर्माण करते हैं, और ओवरी जो होती है वो आगे चलकर किसका निर्माण करती है? फल का निर्माण करती है। ठीक है, ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं वो एक संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं ओव्यूल के अंदर, तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा। उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कह दें या अपरा कह दें। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो इसमें समझते हैं कि पुष्प का जो मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, पेटल क्या है? पेटल को आल पेटल्स को क्या कहा जाता है? सेपल। सेपल के आल सेपल्स को क्या कहा जाता है? तो यहां पर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो पेडिसिल या पेडंकल कह देंगे, डंठल जो होता है उसे पेडिसिल या पेडंकल कहा जाता है, या फिर पुष्प ग्रंथ कह सकते हैं, पेडंकल है ये। ठीक है, पेडंकल के ऊपर जो संरचना है उसे हमने कहा था रिसेप्टिकल कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? थैलेमस कह सकते हैं। ओके, रिसेप्टिकल के ऊपर जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, हमने आपसे कहा था ये ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं इन्हें कलियाँ कह सकते हैं। तो ये कलियों की एक इकाई को हम सेपल कहते हैं, और इन कलियों के पूरे एक समूह को हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। लिखा है आल सेपल आर बराबर कैलेक्स। कैलेक्स को हिंदी में कहा जाता है बाह्यदल पुंज। ओके, कैलेक्स के अंदर की ओर बढ़ते तो हमें कलरफुल पार्ट मिलता है, जैसे कलरफुल ये पंखुड़ियाँ दिख रही हैं। ठीक है, ये कलियाँ होती हैं, ये पंखुड़ियाँ होती हैं। इन पंखुड़ियों को हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं, यानी कि या कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और पेटल की आल पेटल मिलकर क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोरोला। ओके, आल पेटल मिलकर कोरोला बनाते हैं। पेटल के जस्ट अंदर की ओर हमें मेल एंड फीमेल पार्ट देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं कि पहले आता है मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या क्या आता है? तो मेल पार्ट में सबसे ऊपर की ओर जो संरचना होती है, जो कलरफुल दिख रही है रेड कलर से आपको, तो ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं एंथर। एंथर जो होता है कवर्ड विद पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का ये एंथर जो होता है हैच हो गया है परिपक्व होने के बाद, तो इसके चारों ओर क्या है? पोलन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे की ओर एक येलो कलर से जो संरचना दिख रही है वो फिलामेंट होती है, जिसे हम पूतंतु कहा जाता है। ओके, अब देख लेते हैं इसके फीमेल पार्ट को। पेपर में पिछली बार बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछा गया था कि मेल पार्ट को क्या कहते हैं, तो मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोइशियम। ओके, एंड्रोइशियम कहते हैं। मेल पार्ट का दूसरा नाम होता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम की दो भाग होते हैं। आगे इसका डिटेल स्टडी करेंगे, इस वीडियो में हम मेल पार्ट का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते इसका फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में तीन भाग होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को कहते हैं वर्तिकाग्र। नीचे होता है स्टाइल, इसे कहते हैं वर्तिका। इससे नीचे होता है ओवरी, इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुष्पी पादपों में फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि बीजांड। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के अंदर एग सेल पाई जाती है। ओके, बीजांड के अंदर एग सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। अच्छा, जो फीमेल पार्ट होता है उसकी एक यूनिट को क्या कहा जाता है? उसकी एक यूनिट को कहा जाता है पिस्टल, या फिर कह सकते हैं कार्पल। ओके, इसके दो नाम हो सकते हैं, पिस्टल या कार्पल। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अगली स्लाइड में देखो क्या बताया गया है। इसमें मेल पार्ट का डिस्कस करेंगे हम कि मेल पार्ट में क्या क्या पाया जाता है, उसकी टीएस देखने पर हमें क्या दिखाई देता है। मेल पार्ट की एक इकाई को हमने स्टेमन कहा था। ठीक है, स्टेमन कहा था, और स्टेमन की ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर हमें एंथर की क्या प्राप्त होता है, तो उसमें ऊपर की जो संरचना है वो एंथर है, यानी कि परागकोश है, और परागकोश से नीचे की ओर एक फिलामेंट है। फिलामेंट तो ग्रीन पार्ट का दिख रहा है आपको। ऊपर एंथर की जब टीएस देखी तो हमें यहाँ पर 4 चैम्बर नजर आते हैं। देखो यहाँ पर 4 एरिया दिखाई देते हैं, तो 4 एरिया यहाँ पर पोलन ग्रेन है। देखो जिन प्लांट्स में जो एंथर होते हैं वो डाइडेल्फस होते हैं, 2 प्रकोष्ठीय होते हैं। किसी किसी प्लांट में 1 प्रकोष्ठीय होते हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बताया है कि मालवेसी कुल के जो प्लांट होते हैं, जैसे कपास है, गुड़हल है, इनमें मोनोथिकस एंथर पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोथिकस यानी कि इनमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष होते हैं। और जो जनरली प्लांट्स होते हैं आवृतबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट, उनमें सब में क्या होते हैं कि जो होते हैं डाइथिकस पाए जाते हैं। ठीक है, डाइथिकस एंथर होते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है आपको वो डाइथिकस एंथर दिख रहा है। इसमें पोलन सेक जो है वो 4 हैं। इसमें पोलन सेक के अंदर जो जहाँ परागकण रहते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
यहाँ पर एंथर की संरचना दिखाई जा रही है। ठीक है, मेरे चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अपना नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, कमेंट भी करना कि वीडियो कैसी लगे, लास्ट तक देखना। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का कैसे डेवलपमेंट होता है उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक एंथर जब वृद्धि कर रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब परागधानी का डेवलपमेंट यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तब इसकी टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर हमें बाहर की ओर एपिडर्मिस की बनी एक परत पाई जाती है, एपिडर्मिस की बनी एक परत मिलती है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे जस्ट मृद उत्तकीय कोशिकाएं या फिर कह देंगे हम विभाज्य उत्तकीय कोशिकाएं यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना एक ग्रुप पाया जाता है। इन कोशिकाओं में अब देखो ये ग्रुप जो है वो मैं आयताकार हल्का अंडाकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आयताकार एरिया के कोनों पर यानी कि यहाँ पर बात कर सकते हैं, इसके देखो पॉइंट नीचे वाले एरिया में दिखाए गए हैं। इन आयताकार जो ग्रुप है उसकी कोनों पर कुछ कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेती हैं और अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं। इनका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है, तो इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्राप्रासु कोशिकाएं यानी कि आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। इन आर्ची स्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल मतलब होता है परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। पहले प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, जो अंदर की ओर होती हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ओके, और जो बाहर की ओर होती हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी पार्शियल सेल यानी कि प्राथमिक भुत्ती कोशिकाएं। एपिडर्मिस से एपिडर्मिस से नीचे ये कहानी चल रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्राइमरी पार्शियल सेल क्या करती हैं। तो प्राइमरी पार्शियल सेल बार बार विभाजन करके 3-4 लेयरों का निर्माण करती हैं। ठीक है, 3-4 लेयरों का निर्माण करती हैं। तो प्राइमरी पार्शियल सेल जो होती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया सेल अंदर रह जाती है और बाहर वाली लेयर से जो होती है, बाहर वाली सेल होती है, उससे 3 से 5 जो लेयर बाल लेयर बनती हैं। ठीक है, इसमें एंडोथीसियम जो होता है, एंडोथीसियम फाइबरस हो जाता है और एंडोथीसियम के जस्ट इनर साइड में यानी कि अंदर की ओर मिडिल लेयर पाई जाती हैं जो 3 से 5 लेयर मोटी होती हैं। ये जो मिडिल लेयर होती हैं यानी कि मध्य परत होती है, ये जो वृद्धि कर रहे परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसके अंदर की ओर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो 3 परत लेयर मोटी होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर वाली जो लेयर होती हैं वो टेपिटम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टेपिटम। टेपिटम जो लेयर होती हैं वो वृद्धि कर रहे हुए परागकण या माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देने का कार्य करती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देने का कार्य करती हैं। आगे अंदर जो बची हुई कोशिका होती है जिसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बार बार डिवीजन करती है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है कि अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ पर एंडोमाइटोसिस डिवीजन होता है। एंडोमाइटोसिस द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं। ओके, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन के माध्यम से यानी कि लघु बीजाणु प्रोसेस के माध्यम से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के माध्यम से माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण का निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया गया डी नंबर वाला चित्र, तो ये है अपरिपक्व परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर, और यहाँ नीचे जो दिखाया गया है वो परिपक्व है और चटका हुआ है। एंडोथीसियम की जो लेयर होती है, एंडोथीसियम की लेयर, जहाँ पर ये परागकोश फटने वाला होता है वहाँ पर एंडोथीसियम की लेयर पतली हो जाती हैं और पानी की हानि करके ये चटक जाती हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस रैप्चर होने की वजह से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर मैच्योर एंथर यानी कि परिपक्व परागकोश का चित्र दिया गया है। तो बोर्ड परीक्षा में कई एग्जाम में ये पूछा गया है, परिपक्व परागकोश और अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाने को पूछा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। इसमें दिया गया लघु बीजाणु जनन। इसमें क्या दिया गया है? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस 2 प्रकार से होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकाट एंड डाइकाट। तो पहले जनरली समझ लेते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के माध्यम यानी कि जो स्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल,
उसमें रिडक्शन डिवीजन चलता है, यानी कि मियोसिस चलता है। तो मियोसिस आपको पता है कि दो भागों में बटा रहता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि इसके केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं, फिर दो केंद्रक से चार केंद्रक बनते हैं मियोसिस सेकेंड के दौरान। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। फिर उसके बाद में केंद्रक विभाजन हो जाता है तो चार डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, इनकी चार पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। चार डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद इसका जीव द्रव में विभाजन होता है, तो जीव द्रव धीरे धीरे चार भागों में बट जाता है, ओके। जीव द्रव चार भागों में बट जाता है। जीव द्रव में बटने के मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कोश का द्रव बटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है दो प्रकार से कैसे होता है। एक दिया है सेमिल्टेनियस टाइप का, एक सेमिल्टेनियस टाइप का है और नीचे वाला है सक्सेसिव टाइप का, ओके। इसे ध्यान समझते हैं कि सेमिल्टेनियस टाइप का क्या होता है, सक्सेसिव टाइप का क्या होता है। तो सेमिल्टेनियस टाइप का जो प्रकार का क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इस तरह का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है कि पहले केंद्रक विभाजन होगा, फिर दो से चार बनेंगे, ठीक है। चार बनने के बाद इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होगा और टेट्राड के रूप में मिलेंगे, टेट्राहेड्रल एंड टेट्राड के रूप में ये एकत्रित रहते हैं, ओके। इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो आता है सक्सेसिव प्रोसेस। इसमें क्या है कि एक कोशिका में जब केंद्रक विभाजन होता है उसके साथ साथ में क्या हो जाता है, कोशिका द्रव विभाजन हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है, साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक कोशिका दिख रही, फिर इसके बाद दो कोशिकाएं, दो से फिर आगे चलकर फिर दो से जब दो में चार केंद्रक बने तो फिर चार कोशिकाएं बन गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आइसो बाइलेटरल टाइप से टेट्राड में है। और ध्यान रखना कि परागकण जो होते हैं वो हमेशा परागधानियों में किस अवस्था में रहते हैं, टेट्राड अवस्था में रहते हैं, चतुष्क की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं एक परागकण की संरचना के बारे में कि परागकण की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। तो परागकण की स्ट्रक्चर का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। देख लेते हैं कि एक परागकण में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तो बाहर की ओर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, यानी कि बाह्य चोल कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य चोल जो एक्साइन होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल द्वारा बना रहता है, इसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। जो ये हार्डेस्ट मटेरियल है उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन और ये किसी भी तरह के किसी भी एंजाइम से नहीं गलता। तो इसे कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम का यानी कि प्लांट पादप जगत का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, तो वो है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, जिससे परागकण की एक्साइन बनी रहती है। इसीलिए इनका जो परागकण होते हैं उनका जीवाश्म भी अच्छा हो जाता है, संरक्षित रहता है, ओके। अच्छा, उसके अंदर की ओर बढ़ते तो अंदर की ओर जो परत है सेकेंड वाली उसका नाम है इंटाइन, उस परत का नाम है इंटाइन, ओके। इंटाइन जो होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए इसे पैक्टिन सेलुलोज कहा जाता है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एक्साइन पर कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं, वो जाति के परागकणों के आधार पर रहते हैं, जिस जाति के पौधे होते हैं उसी के आधार पर परागकण की मतलब जो जन्म छिद्र जन्म पोर होते हैं, जन छिद्र होते हैं, उनकी संख्या अलग अलग रहती है। तो इस पे जो चित्र है ये परागकण दिखाया गया उसमें तीन जनन छिद्र नजर आ रहे हैं आपको, एक यहाँ पर है, एक ये है और एक ये है, ओके। तीन जन्म पोर हैं। ये जन्म पोर जो होते हैं परागकण के अंकुरण में हेल्प करते हैं। जब परागकण अंकुरण होता है तो इंटाइन जो होती है वो पराग नलिका का निर्माण करती है इन्हीं जनन छिद्रों के माध्यम से, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर बढ़ते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्म है, कुछ कोशिका द्रव है, ठीक है। ये जो भरा है ये सब कोशिका द्रव है, इसमें बहुत सारी बॉडीज पड़ी हैं, पैरामाइलिन बॉडी वगैरह, तो इसमें पायरेनोइड्स भी होते हैं, ओके, और हरे तलव के भी होते हैं। यहाँ पर दो तरह की कोशिकाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक तरह को एक जो कोशिका ये पूरी उसका ये केंद्रक है, मेन वाला केंद्रक है जिसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या कहते हैं हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके। इसीलिए इसके कहा गया है ट्यूब सेल, क्योंकि इसी से आगे चलकर ट्यूब का निर्माण होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, पराग नलिका बनेगी। उसके अलावा इसके अंदर एक और सेल पड़ी रहती है, उसे कहते हैं जनरेटिव सेल्स। क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल कहते हैं। इस जनरेटिव सेल से आगे चलकर दो नरयुग्मकों का निर्माण होगा, उस प्रोसेस को कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो परागकण है वो मेल गैमेटोफाइट की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर देखा गया सेक्शन ऑफ मैच्योर टू सेल्ड पोलन ग्रेन ऑन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जो परागकण होते हैं जो पराग कोश से निकलते हैं तो ये दो कोश की अवस्था में रहते हैं। ये बात पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि परागकण जो होते हैं कि किस अवस्था में रिलीज होते हैं, तो वो दो कोश की अवस्था में,
ठीक है, 2 सेल्ड, ध्यान रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। उसमें दिया गया है परागकण का मतलब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ठीक है। अगर पेपर में आपसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूछा जाए तो यहां समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमने पोलन ग्रेन की आपको स्ट्रक्चर समझाई कि सबसे पोलन ग्रेन जो होता है उसके बाहर अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहा जाता है, बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहा जाता है, अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य है, एक केंद्रक था। इस केंद्रक में भी डिवीजन चलता है तो बनता है एक जनरेटिव सेल बनाता है और एक बनाता है वेजिटेटिव सेल। क्या बनाता है? एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। और इसके उस पर कई छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें जर्म पोर कहा जाता है। आगे चलकर इन्हीं जर्म पोर के माध्यम से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ जनरेटिव जो न्यूक्लियस होता है इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि समसूत्री विभाजन चलता है और ये अर्ध मतलब ये हैप्लॉइड तो है ही अगुणित, तो इसमें चलता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 2 मेल गैमीट बनाता है। परागकण में कितने गैमीट बनते हैं? 2 मेल गैमीट बनते हैं। पराग नलिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और पराग नलिका जो होती है यानी पोलन ट्यूब जो होती है वो जर्म पोर द्वारा, जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर आ जाती है, ठीक है, और एक लंबी सी नलिका का रूप ले लेती है। ओके, इस नलिका में सबसे आगे की ओर जो होता है उसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, कायिक कोशिका केंद्र कहते हैं। तो ये कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब का निर्माण करता है और ये ट्यूब वृद्धि करती हुई पराग नलिका वृद्धि करती हुई कहाँ से? वर्तिका से होती हुई अंडाशय में पहुंच जाती है यानी बीजांड में प्रवेश करने लगती है, ठीक है। और इस पराग नलिका में जो होती है पोलन ट्यूब, ठीक है, पराग नलिका, तो इस पराग नलिका में क्या होते हैं कि 2 मेल गैमीट होते हैं। कितने होते हैं? 2। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पराग नलिका में कितने युग्मक होते हैं? 2। ये दोनों नर युग्मक जो होते हैं दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको या 2-1 दिन में हम आपको एक नई वीडियो दे देंगे जिसका नाम होगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमीट के बारे में, जिसमें बीजांड और फीमेल गैमेटोफाइट का डिस्कस किया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।